उसके प्राइसिंग के कंपैरेटिवली 4 लाख के अंदर आपको वो बीइंग अ राइडर ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अब काफ़ी क्वेश्चन होता है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कि बाइक जो है ऐसे मोड़ने में दिक्कत आती है। बात कर लेते हैं अब इसके कुछ एक्सेसरीज के बारे में। सबसे मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे देखो इस तरीके से आग लगाई हुई है। अभी मैं लाइटों पे खड़ा था, एक मेजर पॉइंट मुझे और याद आ गया जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है हीट इशू। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी मैं इस टाइम पे हूँ दक्षाई में और एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस मंथ अपनी सुपर मीटियोर 650 को हो रहे हैं 1 साल, तो मैंने सोचा क्यों ना इस 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू बनाया जाए। बाइक हीट करती है, बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, हैवी है, बाइक का हैंडल रेडियस जो है वो कम है और क्या बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें बहुत है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और सबसे मेन चेन का एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए, 1 ईयर पर्सनल रिव्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप भी प्लान कर रहे हो ये मोटरसाइकिल लेने का देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। पूरी वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है एंड यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन कि क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए है या नहीं। अभी मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं फिर सीधा मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक का रिव्यू वीडियो है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के रिव्यू नहीं किया तो ये थोड़ा सा वो ना नाइंसाफ़ी हो जाएगी मोटरसाइकिल के साथ। तो सीधा आपको मोटरसाइकिल पे ले चलता हूँ, वहाँ बैठ के राइड भी करेंगे, साथ साथ आपको ओनरशिप रिव्यू भी बताऊँगा और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा सो दैट कि ये वीडियो आपको हेल्प करे सुपर मीटियोर 650 लेने के डिसीज़न में। सीधा चलता हूँ और अब आपको मिलता हूँ मोटरसाइकिल पे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें जो कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो जो हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ना, जो मेरे को कमेंट्स में पूछे गए हैं अपनी सुपर मीटियोर 650 को लेके, और या फिर इंटरनेट पे भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जब मैं भी इस मोटरसाइकिल को लेने से पहले यूट्यूब पे जाकर वीडियो सर्च कर रहा था बेस्ट मोटरसाइकिल, विच मोटरसाइकिल शुड आई बाय। तो ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को ऐसा कुछ देखते हुए फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे ये डिसीज़न लेने के लिए कि क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कवर करने वाला हूँ इसके प्लस पॉइंट, साथ में इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट जो आपके लिए हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीज़न ले सकते हो कि आपको ये मोटरसाइकिल ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। देखो मुझे 1 साल हो गया इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए और इस 1 साल में मैंने काफ़ी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में ऑब्ज़र्व करी हैं और पर्सनली फील की हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी वो एक्सपीरियंस जो है, वो 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। और ऑब्वियसली जब मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आपको साथ साथ इस राइड का एंजॉय भी तो करवाना है। बाकी आप देख सकते हो व्यू, कितना अच्छा व्यू है, पहाड़ है और यहाँ से सीधा नीचे आप कनेक्ट कर लोगे हाईवे पे। सबसे पहले मैं आपको इसके प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो 650 सीसी इंजन, 648 सीसी वैसे एक्चुअल में होता है बट 650 बोलते हैं। इस इंजन में आपको 4 लाख के अंदर ब्रांड रॉयल इनफील्ड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्रूज स्टाइल मोटरसाइकिल दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इससे बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड अपने आप में ही एक बहुत अच्छा ब्रांड है और जो कि माना जाता है अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो उसको ध्यान में रखते हुए 650 सीसी इंजन क्रूज स्टाइल अगर आपको 4 लाख में मिल रहा है देन दिस इज़ अ मस्ट बाय बाइक। और क्रूज स्टाइल जो है वो लुक देता है हार्ले डेविडसन की। तो हार्ले डेविडसन अगर आप कंपेयर करो, आपको पता है, चलो अब तो फिलहाल वो इंडिया में नहीं है, वो दूसरी बाइक आने लगी है, बट उसके प्राइसिंग के कंपैरेटिवली 4 लाख के अंदर आपको वो सब फील करने को मिलता है। और एक्चुअल में फील होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए, मैं खुद चला रहा हूँ 1 साल से, एक्चुअल में फील होता है कि आप एक बहुत बढ़िया क्रूज़ बाइक चला रहे हो। तो ये जो पॉइंट है मेरे हिसाब से
वर्थ बाय है अगर आप 4 लाख के अंदर वो मोटरसाइकिल कुछ देख रहे हो। अब तो जैसे शॉटगन भी आ गई है, बट पर्सनली उसकी जो स्टाइलिंग है वो डिफरेंट है। आई डोंट थिंक कि अगर आप उसको कंपेयर कर लोगे क्रूज़ से, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, लंबा चला रहे हो, तो शॉटगन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक लेवल तक आके थकावट हो जाएगी चलाने में। बट अगर ये सुपर मीटियोर 650 की बात करूं, ये जो बाइक है ना, ये आप टूरिंग बाइक एज ए कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आपको लंबा राइड करना है 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर में भी ज़्यादा, और वो भी एक साथ, तो आप इसको ना चला के थका हुआ फील नहीं करोगे, आपको थकावट नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका सीट है, जो इसकी सीट है ना, वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कब 200-300 किलोमीटर जो है कवर कर लिए। जब हम चक्राता भी गए थे ना, वहाँ पे भी चक्राता 150 किलोमीटर था, और मेरे को तो पर्सनली चलाते टाइम तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। बट अब मैं आता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट पे, जो इसी के साथ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ राइडर, ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पिलियन राइडर की, जो पीछे बैठा है, उसकी तो ना हो जाती है। जब मैं चक्राता गया था, तो आपको भी पता है कि पंडित जी मेरे साथ गए थे, या अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं फ्रेंड्स के साथ गया था, तो मेरे साथ एक पिलियन राइडर भी गया था, और पंडित जी मेरे साथ गए थे। तो वो भी ना, मतलब कुछ टाइम बाद वो उसको भी मतलब एक ब्रेक चाहिए होता था, क्योंकि बैठे बैठे उसके जो पैर हैं वो थक जाते थे, उसकी बैक जो है वो मतलब पेन होने लग जाता था। जो इसकी पिलियन राइडर की जो सीट है ना, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हो ना, या अगर तो आप सिंगल राइडर हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको ये पॉइंट वैलिड ही नहीं करता। लेकिन अगर आपके साथ कोई राइड करने वाला होगा हमेशा, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पिलियन राइडर के लिए ना, इसकी जो सीट है ना, वो कंफर्टेबल नहीं है, जो साथ में आती है। उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बाहर से कस्टम सीट बनवा सकते हो, जिसका कुशन जो है वो मोटा हो और थोड़ी वाइड हो, क्योंकि इसकी विड्थ भी कम है और कुशन भी जो है ना एकदम से बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो आप बाहर से कस्टमाइज़ करवा सकते हो, सो दैट कि पिलियन राइडर को इसकी प्रॉब्लम ना आए। बट अगर आप इसके साथ वाली सीट के साथ जाओगे, तो ऑब्वियसली पिलियन राइडर जो है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा बैठा बैठा। तो ये थी एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि साथ में ही मुझे ऐड कर देना चाहिए, अगर मैं इसके प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। मूविंग टू सेकंड पॉइंट, जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। काफ़ी क्वेश्चन होता है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, बाइक जो है वो नीचे लगेगी। देखो, टूरिंग बाइक है, क्रूज स्टाइल बाइक है, क्रूज स्टाइल लुक देने के लिए ऑब्वियसली जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम रहेगा। जब ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा तभी ही आपका जो बाइक का जो पोस्चर है वो इस तरीके से लगेगा ना। सो अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल बाइक्स के साथ या हिमालयन के साथ, अगर इसको कंपेयर करोगे, देन ऑब्वियसली इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कम तो है। और उसी के चलते आपको, जैसे अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है या खड्डे आ रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ध्यान से चलानी पड़ेगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये नीचे लगेगी। मैंने भी खुद एक साल में मेरे साथ और नहीं तो कम से कम 2 या 3 बारी ऐसा हुआ है कि जहाँ जैसे मैं स्पीड पे जा रहा था तो एकदम से खड्डा आ गया और एकदम से वो लगी। अब ऐसा नहीं है लगते सारी, क्या बोलते हैं, जो इंजन है उस पर लगी है। ऑब्वियसली मैंने सम गार्ड भी लगाया था तो वो भी प्रोटेक्ट कर रहा था इसको। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम तो है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, जिसके कारण जो नीचे लगने की जो दिक्कत है वो रहती है। उससे ओवरकम किया जा सकता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर पे बाइक को स्लो करके। अब बात कर लेते हैं इसके हैंडल के रेडियस की। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बाइक जो है ऐसे मोड़ने में दिक्कत आती है। देखो, अगर तो आप हाईवे पे जा रहे हो, ये देखो जैसे ये टर्न आया, तो ऐसा इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मुड़ रही है। ये देखो दोबारा से टर्न आया, बहुत ईजिली मूव कर रही है। जब तक तो बाइक चल रही है तब तक तो आप इसको ईजिली हैंडल कर लोगे। ये देखो अनदर टर्न, ये लो एक और टर्न। आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन होता है कि इस बाइक का रेडियस कम है, बाइक मोड़ने में दिक्कत आती है। अब आप बोलोगे यार ये तो इतना है नहीं है टर्न, ये तो नॉर्मल है, इतना तो ऑब्वियसली होगा इस बाइक में। तो बेसिकली मैं ना आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे ना चीज़ें जो है ना काफ़ी हाइप करके बताई जाती हैं, बट ऐसा है नहीं।
अब बात कर रहे थे स्टीप कर्व की। जैसे मान लो कि आप खड़े हुए हो, खड़ के आपको बाइक मोड़नी है, तो जब आप खड़े हुए हो ना, तो बाइक का जो वेट है ना वो सारा मतलब एक तरह से आपने ही हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली इस बाइक का जो वेट है ना वो 240 किलो है, ठीक है। जो 240 किलो अगर आपके हाथ में है तो ऑब्वियसली आपको मोड़ने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी ना। या तो आप पीछे करना है तो ऑब्वियसली या तो उतर के करोगे, या अगर मोड़ना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे ना मोड़ने के लिए। बट अगर ये बाइक चल रही है ना और चलते चलते अगर आपको हैंडल मोड़ना है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हाँ यार इसमें मोड़ने की दिक्कत है या नहीं है। बट अगर अगेन वही बात, अगर आप रोक के करोगे तो ऑब्वियसली आपको फील होगा कि इसका यार रेडियस कम है यार, इतनी इजीली नहीं मुड़ रही है। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। 240 किलो यार इतना आसान नहीं होता ऐसे कुछ भी उसको मूव करना, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना, क्योंकि लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं यार इसका रेडियस की दिक्कत है, इसके रेडियस की दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं एक चेन इशू की। ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया और मुझे था कि आप लोगों से बात करूं, क्योंकि इंटरनेट पे भी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं इससे रिलेटेड, जो ये कहते हैं कि जो ये चेन है ना, ये चेन टाइट नहीं हो सकती। यानी एक लेवल पे आके आपको ये चेन का पता नहीं कुछ सेट सा है वो पूरा कंप्लीट चेंज कराने का पड़ेगा, जिसका खर्चा है 3-3.5 हज़ार रुपये। अभी मुझे उस यूट्यूबर का नाम नहीं याद आ रहा, वो भी उसी के पास भी ये मोटरसाइकिल है, उसने ये क्लेम किया था कि इसका ये चेन प्रॉब्लम है। अब 1 साल तो देखो मुझे भी हो गया है, ऑल्दो मैंने इतनी नहीं चलाई है, 5,000 प्लस ही चलाई है। बट जो मुझे पता है वो ये है कि इसकी जो चेन टाइट करने का जो ऑप्शन है ना, और एज़ कम्पेयर टू और बाइक जो रॉयल एनफील्ड जो बाइक देता है, वहाँ मेरे ख्याल से या तो उसको 2 जैसे बोलते हैं ना, जैसे चूड़ी टाइप है जो आप उसको कनेक्ट टाइट कर सकते हो। लेकिन इसके केस में सुपर मीटियोर 650 के केस में चेन टाइट का इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। सो अगर आपकी चेन कल को लूज़ होती है, एक पॉइंट तक ही आप उसको टाइट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि पूरा जो सेट है चेन का वो चेंज होगा, जो कि 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा है, वो भी मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। और बातें करते करते हमने ये टोल भी क्रॉस कर लिया, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, और जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ ना, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो फील होने लग गया कि गर्मी सी होनी शुरू हो गई है। यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं है, बट ये जो एक नेक्स्ट लेवल तक की जो गर्मी होती है ना 44, ऐसा लगता है किसी आग की भट्टी के सामने खड़े हुए हैं। और वही घर जाके वैसी फील होने वाला है, क्योंकि आज का भी टेम्परेचर दिखाया हुआ 44। सो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो बताने ज़रूरी थे। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस, और एक सीट का, एक रेडियस, हैंडल रेडियस, और ये चेन वाला। अब बात कर लेते हैं इसकी एसेसरीज़ के बारे में, क्योंकि लोगों को ना बहुत क्वेरीज रहती हैं कि कौन सी एसेसरी ख़रीदें अगर हम ये मोटरसाइकिल लें। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ये तो पूरी रोड ही चली गई, धंस गई। ओके, मैं कहाँ था? सबसे पहले तो जो अंदर से एसेसरीज लगवाई हैं ना मैं आपको वो बता देता हूँ, सो दैट कि अगर आप भी ये प्लान कर रहे हो मोटरसाइकिल लेने का, तो ये आप कॉल ले सकते हो कि आपको ये लगवाना है नहीं लगवाना है। क्यों मैंने अंदर से लगवाई है मैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लेग गार्ड की। देख सकते हो आप, जैसे कि ये लेग गार्ड है। ये लेग गार्ड मैंने रॉयल एनफील्ड से ही डलवाया है, जब खरीदने लगा था उसी टाइम ही डलवा लिया था, क्योंकि लेग गार्ड का काम है आपकी लेग्स को प्रोटेक्ट करना या बाइक को प्रोटेक्ट करना। इन केस 240 किलो है, इन केस अगर ये बाइक गिर जाती है ना, देखो 2 व्हीलर है, इनबैलेंस होना बहुत कॉमन है। अगर इन केस ये गिरती है तो सारा वेट जो है ना इस लेग गार्ड के ऊपर ही आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी हैं। और रॉयल एनफील्ड तो ऑब्वियसली अपने ब्रांड के जो ब्रांड है वो अपनी क्वालिटी के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता था कि लोकल डलवा के, कि हो सकता है मार्केट के अंदर भी हो सॉलिड आते हो,
बट मैं इस चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉयल एनफील्ड के ही ये लेग गार्ड डलवा लिए, ताकि जो बाइक है ऑब्वियसली 4 लाख की बाइक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक बारी गिरी और अगर इंजन पे भार आया, इंजन टूटा तो पूरा इंजन का काम होता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि रॉयल एनफील्ड के ही लेग गार्ड डलवाऊँ। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी फॉर दिस लेग गार्ड्स, तो इसलिए ये रीज़न था। सेकंड चीज़ जो मैंने डलवाई है एसेसरीज़ में फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वो थी सम्प गार्ड। अगेन सम्प गार्ड ने भी क्या करना है, सम्प गार्ड प्रोटेक्ट करेगा आपके इंजन को। इंजन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगेन जैसे अगर इंजन खुल गया तो खर्चा लंबा होता है, और सम्प गार्ड तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो नीचे लगने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। खड्डा आया, अगर आप मान लो गलती से स्पीड पे जा रहे हो, गलती से खड्डा दिखा नहीं, रात का टाइम है, और अगर नीचे लग गया और सम्प गार्ड हल्का हुआ या उसको तोड़ के अगर अंदरली तरफ कुछ हो गया इंजन को, तो फिर तो बात तो वहीं आ जाएगी ना खर्चे की। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सम्प गार्ड भी जो है वो एजेंसी से ही डलवा लिया जब मैंने ये मोटरसाइकिल निकलवाया था। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लगवाई है कंपनी से वो है मिरर्स। हालांकि इसमें कुछ सेफ्टी पॉइंट नहीं है, लेकिन जब मैंने मोटरसाइकिल लिया था ना, तब उन लोगों के पास इसके मिरर्स नहीं थे, और आज 1 साल होने को आ गया, मिरर्स आज तक नहीं आए हैं। और उस टाइम पे मुझे विदाउट मिरर्स बाइक निकलवानी नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मिरर्स के साथ होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बार एंड मिरर्स लगवा लिए। इस तरीके की कुछ इनकी शेप होती है, आप देख सकते हो इधर, और ये बार एंड मिरर्स हैं जो कि मैंने रॉयल एनफील्ड से लगवाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लगवाने हैं ठीक है, अदरवाइज़ जो नॉर्मल दूसरे होते हैं जो इनके एल्युमिनियम स्टाइल में आते हैं इसके साथ, अगर आपको वो रखने हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली ब्लैक कलर के ये बार एंड मिरर लगवा लिए थे, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि विदाउट मिरर मैं बाइक ना निकालूँ, और मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं ये जो बार एंड मिरर है कंपनी से लगवा लूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने बैक रेस्ट सीट पे। ये भी मैंने एजेंसी से लगवाई थी, क्योंकि अगेन सेफ्टी पॉइंट है, पीछे बैठा बंदा है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्क्रूज वगैरह ये सब जो, मतलब रॉयल एनफील्ड तो ऑब्वियसली आपको पता है अपनी क्वालिटी के नाम से ही मशहूर है, अपने मटेरियल से ही मशहूर है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। वो देखो हम उधर से आए हैं और सामने आप देख सकते हो, देख रहे हो आप धुआं वो उठा हुआ है, वहीं पे यह दक्षाई, वहीं से मैं आ रहा हूँ, और वहाँ पे देखो इस तरीके से आग लगाई हुई है। और ये आग लगाने का रीज़न मैंने आपको बताया क्यों लगाई होती है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बैक रेस्ट, तो ऑब्वियसली पिलियन राइडर अगर आपके साथ जा रहा है तो उसकी सेफ्टी भी पहले है, इसलिए मैंने बैक रेस्ट भी जो है वो कंपनी से ही डलवा लिया था। तो ये थी 1 2 3 4 चीज़ें जो मैंने कंपनी से डलवा ली थी। अब बात कर लेते हैं जो मैंने 3 महीने बाद बाहर से लगवाई थी। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं DBBR की राइड पे गया था दिल्ली। तो जब मैं दिल्ली गया था तो मैं रॉयल बुलेट वालों के पास भी गया था, वहाँ पे भी मैंने कुछ एसेसरीज़ डलवाई थी। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी एसेसरीज़ थी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल पे जाके वो वाली वीडियोस देख सकते हो। DBBR की राइड थी वो भी मैंने करी थी, और एसेसरीज़ की डिटेल वीडियो बनाई थी विद प्राइसिंग, तो वो भी आप देख सकते हो। बट फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एसेसरीज़ जो है वो मैंने बाहर से ली थी। तो भाई साहब धूप तेज़ हो गई, अब चुभने लग रही है। सबसे पहले तो जो बाहर से लगवाई थी वो थी ये शील्ड, विंडशील्ड। ये मुझे जब मैंने करी थी ना अपना क्या बोलते हैं अमृतसर वाली राइड, उन दिनों हवा वाला जो विंड ब्लास्ट था ना, मे भी मौसम भी इतना था उस टाइम पे ना, विंड ब्लास्ट बहुत पड़ रहा था। तो और उसी के बाद मेरी राइड थी अपना DBBR वालों की। तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार कल को जैसे ऑब्वियसली लॉन्ग राइड पे जाना है, और इवन की अपकमिंग अभी अगले आने वाले महीनों में मैंने गोवा में भी प्लान किया हुआ है कि मैं इसको लेके जाऊंगा। तो वहाँ पे भी मेरे को था कि विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम ना आए, जिसके चलते मैंने ये विंड ब्लास्ट जो है, ये विंड शील्ड जो है लगवा ली थी। काफ़ी मजबूत इसकी क्वालिटी है, आप देख सकते हो इस तरफ, और ऐसा नहीं है कि हिल रही है, और काफ़ी हेल्पफुल है ये। और सेकंड चीज़ जो मैंने लगवाए थे वो लगवाए थे ये नकल गार्ड, एज यू कैन सी हेयर।
हैंडल के ऊपर मैंने लगवाए थे ये नकल गार्ड। ये भी मतलब इसका ना लगवाने का मेरा कोई पर्पस था नहीं। वहाँ हम खड़े थे एसेसरीज डलवा के और जाने लगे तो वहाँ पे एक बाइक आई, सुपर मेटियोरी थी, वो भी 650 ग्रीन कलर की थी। उस पर वो ये लगे हुए थे और भाई साहब देख के मेरा दिल आ गया। पंडित मेरे साथ था, मैंने उसको बोला कि यार ये लगवा ही लेते हैं। तो फिर हमने बाहर से जो सेकंड एसेसरीज थी वो ये थी, ये नकल गार्ड। काफ़ी अच्छा लुक देते हैं ये अगर लगे होते हैं। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसेसरी की तरफ जो मैंने बाहर से लगवाई थी। वो थी एक इसका इंजन ऑयल कवर। एक जो इंजन ऑयल कवर यहाँ पे साइड पे होता है वो ना वैसे ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो वो मतलब दिख रहा होता है लगा हुआ ना, जैसे अगर कोई आ रहा है मतलब बच्चे हो गए या कोई भी, मतलब अगर साइड से देखेगा ना तो वो आराम से दिखता है। तो जो शरारती होते हैं ऑब्वियसली कई बार क्या करते हैं, उसको खींच देते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये इंजन कवर जो है ये लगवा लेते हैं। सस्ता सा ही था और चलो ये है कि वो ब्लैक कलर का था तो अपनी बाइक के साथ मर्ज हो गया था, तो वो ट्रांसपेरेंट सा दिख नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली जब चीज़ ना हो तो अच्छा, जो चीज़ दिख नहीं रही होती तब वो तब तक लाइमलाइट में नहीं आती। अगर वो अलग से दिख रही होती है, कई बार शरारती होते हैं यार, उसको खींच दिया, उसने खींच दिया, मेरा तो हो गया काम, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा, मैं तो फंस जाऊँगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये इंजन ऑयल कवर लगवा लिया था। तो ये भी जो कि देखो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको लगवाना है आप लगवा सकते हो, अगर आपको नहीं लगवाना तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो ये थी कुछ एसेसरीज जो मैंने बाहर से लगवाई थी और साथ ही कुछ मैंने जो रॉयल एनफील्ड से लगवाई थी। अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को कि क्या ये बाइक आपके लिए है। देखो मैंने आपको ना कॉमन से जो मोस्टली मतलब जो दिक्कत आती है, काफ़ी डिटेल में मैं नहीं गया, नंबर्स में मैं नहीं गया, इसकी एवरेज क्या है ये सब मैंने इसके ऊपर मैंने कोई बात नहीं करी। मैंने बात करी है रियलिटी के ऊपर, जो 1 साल के अंदर मैंने फील किया कि हाँ ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इस चीज़ का ही ध्यान रखो अगर आपको मोटरसाइकिल लेना है। तो मैंने आपको इसके फीचर्स भी बता दिए और साथ में जो एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो आप उनको अपने साथ कंपेयर कर सकते हो कि क्या ये आपके लिए जो आपके केस में ये कहाँ तक वैलिड है। अब जैसे मान लो कि अगर आपने लोकल चलानी है, अगर आपने इस बाइक को लोकल चलाना है तो ऑब्वियसली ये बाइक आपके लिए नहीं है। बट मैं तो ये एज्यूम करूँगा ना यार, 4 लाख की बाइक बंदा लोकल चलाने के लिए तो लेगा नहीं, है ना, मार्केट से जाके सब्जी लेने के लिए तो यूज़ करेगा नहीं। ऑब्वियसली अगर आप 4 लाख रुपए खर्च रहे हो, 650 सीसी इंजन ले रहे हो, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एज अ राइडर इसको लेना चाहते हो। ऑब्वियसली जो राइड करेगा वो सब्जी लेने जाने के लिए राइड नहीं करेगा, वो डेस्टिनेशंस को राइड करेगा। अब चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो फ्लैट हो, ऑब्वियसली जब बंदा है वो दोनों लेता है। और अब तो पहाड़ों पे भी मतलब 98% आपको हर जगह सड़क मिल जाएगी। तो यानी ऑफ रोड पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे ना लगे, अदरवाइज़ सड़क तो देखो हर जगह है ही है। 98% जो है आपको सड़कें हर जगह मिल जाएंगी। तो ये चीज़ जो आपको है ध्यान में रखनी है कि आपको बाइक जो है अगर लेनी है तो किस चीज़ के लिए लेनी है। लोकल राइड लेनी है, गलियों में चलानी है, फिर तो ऑब्वियसली आप 300 350 सीसी कोई बाइक उठाओ। अगर आप 650 सीसी प्लान कर रहे हो तो मैं तो ये एज्यूम करूँगा कि आप टूरिंग के लिए प्लान कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर आप टूरिंग प्लान कर रहे हो तो देन दिस बाइक इज़ फॉर यू। 4 लाख में आपको हार्ले डेविडसन वाली लुक देने वाली है। सो ये थी डिटेल वीडियो अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स ऑफ सुपर मीटियोर 650 कि आपको ये बाइक लेने से पहले जो है आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही एडिशनल एसेसरीज़ इन्फॉर्मेशन जो मैंने कंपनी से डलवाई और ऐसी एसेसरीज जो मैंने बाहर से डलवाई। आई होप आपको ये हेल्प करेंगी अगर आप ये बाइक प्लान कर रहे हो लेने के लिए, और इंक्लूडिंग एसेसरीज़। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। और व्लॉगिंग अगर आपको पसंद है, जगह जगह घूमना अगर आपको पसंद है, और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसे और नए वीडियो में ऐसे और नए व्यू के साथ। टिल देन पीस आउट। अभी मैं लाइटों पे खड़ा था, एक मेजर पॉइंट मुझे और याद आ गया जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है हीट इशू कि इस गाड़ी में हीट बहुत आती है। देखो अभी जैसे गर्मियों का टाइम है, वैसे ही 44 डिग्री है, पता नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 650 सीसी इंजन है, डबल सिलेंसर है, हीट तो इसमें से आती है। कब फील होती है, जब आप लाइटों पे खड़े होते हो। जैसे भी मैं लाइटों पे खड़ा हुआ था ना तो एकदम से मुझे फील हुई, तो मुझे याद आया कि ये वाला पॉइंट भी ऐड कर देना चाहिए। हालांकि वीडियो मैंने ख़त्म कर दी थी, बट स्पेशली अभी दोबारा से ऑन किया। और ये मैं कब आपको भी बता दूँ कि हीटिंग प्रॉब्लम देखो आती है, कब आती है, जब आप सिग्नल पे खड़े हो, एकदम साइडों से एंड जैसे आग का भक्का होता है ना, वैसा फील होता है। जब तक चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। लेकिन जब आप रुक गए
तो आपको ऐसा लगता है जैसे आग लग गई है। और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे, 44 डिग्री टेम्परेचर। वैसी पूरी बॉडी में आपने राइडिंग वगैरह, इतना राइडिंग जैकेट्स वगैरह डाली होती हैं, तो वैसे इतनी गर्मी लग रही होती है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग गया होगा कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है फ़िलहाल हेलमेट के अंदर से। तो ये चीज़ थी जो मुझे ऐड करनी थी एडिशनली। हालांकि वीडियो ख़त्म कर चुका था, तो आप अभी आगे हो सकता है शायद मैं इसको बीच में कहीं ऐड कर दूँ, बट ये पॉइंट, पर ये ज़रूरी था इसलिए मैंने स्पेशली ऑन किया। तो पूरी राइड अच्छी चल रही थी, पूरी राइड में 1% भी नहीं लगा कि वर्थ नहीं आना। और जब से लाइट पे खड़ा हूँ, जब से ऊपर से ये सूरज देवता, नीचे से अपनी ये रावत, चारों तरफ से हीट आ रही है और पसीने पसीने हो गया खड़े खड़े। 100 सेकंड रुकना पड़ गया मेरे को। यही एक ड्रॉबैक लगता है मेरे को गर्मियों में। हाँ हाँ हाँ, जैसे चली ठंडी ठंडी हवा आई, क्योंकि पसीना रखा था ना, गिल्ला हो गया था और ऊपर से हवा चल पड़ी है।